हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख रहे हैं, उसमें 1 बाय 1 प्रोसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है वो देखा है लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 10 में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है वो देखा। अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। देखो बच्चों, इसके नाम में ही उसका मीनिंग है, जैसे आइसोथर्मल में था। यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम। ऑलरेडी मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, आइसो का मतलब होता है सेम और कांस्टेंट। और यहाँ बारिक में हम लोग बार लेने वाले हैं। बार ये किसका यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहाँ इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेसेस। जिसमें प्रेशर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसी प्रोसेसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेसेस बोलेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, इसमें बस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बाकी डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू ये तीनों भी क्वांटिटीज नॉन जीरो रहेगी। मतलब ये हम लोग किसी सिस्टम को हीट अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करने के बाद उसका वर्क डन होगा, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब ये तीनों भी क्वांटिटीज यहाँ पे जीरो नहीं रहेगी, इसमें से कोई भी क्वांटिटीज जीरो नहीं होगी, बस प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सपोज हमने एक सिलेंडर लिया है, सपोज कोई पॉट लिया है और उसमें हमने वाटर लिया और वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं। तो वाटर को बॉईल करते वक्त इस वाटर के ऊपर एक प्रेशर एक्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। कौन सा प्रेशर? दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चाहे हम कितनी भी हीट अप्लाई करें, कितना भी टेम्परेचर चेंज करें, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी प्रोसेसेस है जहां पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, उनको हम आइसोबारिक प्रोसेसेस बोलते हैं। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? पीवी डायग्राम, ये P एंड V। तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? यहाँ पे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है। देखो, अगर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रेशर अगर सपोज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, 1 atm है, तो ये आप चाहे कितना भी वॉल्यूम चेंज कर लो लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा। मतलब हमने वॉल्यूम 1 किया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 था, वॉल्यूम 2 किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 था, वॉल्यूम 3 किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 था। मतलब ये जो ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार ग्राफ मिलेगा, जहां पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ आपको आइसोबारिक प्रोसेस का मिलेगा। और इस ग्राफ को एक पर्टिकुलर नाम उन्होंने दिया है, इसको पीवी डायग्राम बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड एज आइसोबार। तो कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोबार। तो उस वक्त आप लोग द पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस आर कॉल्ड एज आइसोबार। ओके, और उसमें ये ग्राफ प्लॉट कर दो, ग्राफ निकाल दो, आपका शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो थर्मोडायनेमिक ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब अभी हम लोग इसका फॉर्मूला इन्वेंट करने वाले हैं। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा? देखो, अभी हमने देखा कि इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इनिशियल प्रेशर मतलब PF माइनस PI, इनिशियल प्रेशर भी 1 है, फाइनल प्रेशर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब ये हो गया चेंज इन प्रेशर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि बॉइलिंग वाटर का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो सपोज हमने किसी सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर VI/TI लिया। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और उसको बॉईल करते गए उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इसका फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर हमने VF/TF लिया। सो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम
एंड फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा बोलो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिया है फॉर्मूला हमने, P इंटू dV, ये फॉर्मूला लिया है। इसका मतलब क्या, P dV का मतलब क्या, P इंटू VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन PV का फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू होता है nRT। इसमें N एंड R तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हमें PdV लेना है तो PdV इज इक्वल टू क्या रहेगा, NR इंटू DT। N एंड R तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज NR इंटू TF माइनस TI, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब PdV की जगह पे हम लोग P इंटू VF माइनस VI दैट इज इक्वल टू हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं NR इंटू TF माइनस TI। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमें क्या मिला, वर्क डन मिला। ठीक है, अब देखो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम किसी सिस्टम को हीट अप्लाई करते हैं तो वो हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q किसके लिए यूज होती है, एक तो वर्क डन के लिए, अगर हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया है तो उसको उठाने के लिए मतलब वर्क डन के लिए, प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। तो इसकी इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगी तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। मतलब इन दोनों का रिलेशन है, इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगी तभी टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेल्टा U जो है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी उस बॉडी की चेंज हो रही है। तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू, इन्होंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, वो फॉर्मूला क्या है, N इंटू CV इंटू DT, ये फॉर्मूला उन्होंने डाला है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया देखो, N इंटू CV इंटू डेल्टा T बोला है उन्होंने, DT की जगह पे डेल्टा T लिया है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया देखो, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो उस बॉडी का मास अगर ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा, मास अगर कम तो इंटरनल एनर्जी कम। ओके, और दूसरा वो बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। राइट, वो बॉडी का मास एंड बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, M इंटू डेल्टा T। और जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते हैं मैथ्स में तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना जरूरी है। तो हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू M इंटू डेल्टा T। तो ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, दैट इज इक्वल टू CV। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको CV कहा जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है, वहां पे देखो, वहां पे आपको CP एंड CV दोनों भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने M लिया है, मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो मास हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, लेकिन वही अगर गैसेस है तो मास हम लोग किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं। और मोल के लिए हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज N। तो अभी हम लोगों ने अजम किया है कि यहाँ पे हम सभी प्रोसेसेस आइडियल गैस के लिए लर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे N लेंगे। तो ये N रहेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, N लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, N लेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग N लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि N तो लिया, डेल्टा T तो लिया, गैस था, लेकिन CV क्यों लिया, CP क्यों नहीं लिया। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था अगर हमने यहाँ पे आइडियल गैस लिया है तो आइडियल गैस का अभी जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया कि जब हम कोई हीट अप्लाई करते हैं तो वो हीट का टेम्परेचर, वो गैस का टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। गैस का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, देखो अगर मैंने ये पिस्टन फिक्स किया तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बट अगर मैंने पिस्टन लूज किया तो जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो किसके लिए अप्लाई होगी, पूरी के पूरी हीट यहाँ पे कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए होगी और कुछ इस पिस्टन को उठाने में, मतलब एज अ वर्क डन यूज होगी। तो अगर आपको गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना है, तो आपको गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट। और वॉल्यूम जब आप कांस्टेंट रखोगे तभी
ये इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे मतलब ये पिस्टन आप फिक्स करोगे तभी इसकी एनर्जी बढ़ेगी। आया समझ में? तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, CV लिया है। अगर हमने पिस्टन लूज किया तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी कुछ वर्क डन करेगी और कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, बट हमें पूरी की पूरी एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगानी, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, CV लिया है। ये जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आपके बुक में ये नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, कहीं पे भी नहीं दिया है। उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है, डेल्टा इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T। तो ये फॉर्मूला इस तरह आया है, ये आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस डेल्टा T का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब TF माइनस TI। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी N इंटू CV इन ब्रैकेट TF माइनस TI, ऐसे मैंने लिखा। दिस इज द डेल्टा U। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है अपना, फर्स्ट लॉ क्या है देखो, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, राइट। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे डेल्टा U भी जीरो नहीं है, W भी जीरो नहीं है, Q भी जीरो नहीं है, सभी नॉन जीरोज है, मतलब यहाँ सभी की वैल्यूज हमें मिलने वाली है, मतलब एक फॉर्मूला हमें मिलने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू W की जगह पे हम ये फॉर्मूला डालेंगे, NR TF माइनस TI प्लस डेल्टा U की जगह पे हम ये फॉर्मूला डालेंगे, NCV TF माइनस TI। इन दोनों में TF माइनस TI कॉमन है, उसको कॉमन निकालो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे TF माइनस TI बाहर गया तो यहाँ NR बचेगा प्लस यहाँ NCV बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, TF माइनस TI। ये फॉर्मूला हमने लिखा। तो इन दोनों में N कॉमन है, तो N कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा R प्लस CV इंटू TF माइनस TI। और अगर आपको याद होगा रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, वो क्या था, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो CP इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, R प्लस CV मिलेगा। इसका मतलब इस R प्लस CV के जगह पे अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन हम क्या पुट कर सकते हैं, CP पुट कर सकते हैं। तो हमें Q की वैल्यू क्या मिलेगी, N इंटू CP इंटू TF माइनस TI, और इसी की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं N इंटू CP इंटू डेल्टा T। तो ये हमें क्या मिली, अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है रिलेशन, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है सिस्टम का, और इस टेम्परेचर की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब दिस रिलेशन टेल्स अस दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, देयरफॉर इट्स इंटरनल एनर्जी आल्सो चेंजेस। ओके, इसका मतलब जो हीट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो पार्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज हो रही है और पार्टली कुछ वर्क करने के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पार्टली इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए एंड पार्टली वर्क डन के लिए यूज हो रही है। समझ में आया सबको? एंड ऑल्सो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बोला आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीपी। सीपी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे 3 पॉइंट्स ये रिलेशन हमें बता रहा है। पहला पॉइंट, इफ टेम्परेचर चेंजेस दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस। दूसरा पॉइंट, जो हीट अप्लाई हो रही है दैट इज पार्टली यूज फॉर टू डू सम वर्क एंड पार्टली यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी। तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है, दैट मीन्स द चेंज इन हीट एक्सचेंज या फिर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो। ऐसे 3 पॉइंट्स हमें ये रिलेशन बता रहा है। ऐसे आपको आइसोबारिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। आपको डेरिवेशन भी पूछा जाएगा या फिर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोबार, मतलब ग्राफ निकालना है। आइसोबार का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाली हूँ, जैसे मैंने आइसोथर्मल में दिए थे वैसे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या याद रखोगे कि डेल्टा टी नेवर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर में हमेशा क्या हो रहा है, सिस्टम में हमेशा टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस। ओके, ये दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखोगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी कभी भी 0 नहीं होगी। सो इंटरनल एनर्जी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि Q जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो हम अप्लाई करें वो दो चीजों के लिए यूटिलाइज हो रही है। पहली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए और दूसरी टू डू सम वर्क, दैट मीन्स टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, W क्या होता है यहाँ पे, P इंटू डेल्टा V, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंजेस व्हेन वर्क इज डन। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। अगर वर्क डन हो रहा है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी दोनों भी कभी भी 0 नहीं होंगे। बस यहाँ पे एक चीज 0 रहेगी, दैट इज द डेल्टा P। सो Q कभी कभी पूछा जा सकता है, Q, U एंड W नेवर इक्वल्स टू 0। ये बात आपको याद रखनी है आइसोबारिक प्रोसेस में। ओके, तो बच्चों इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ डाई एटॉमिक गैस gamma is equal to 1.4 does 200 joule of work when it is expanded isobarically. Find the heat given to the gas in the process। मतलब हमें क्यों निकालना है। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं गिवन, उन्होंने क्या दिया है, बस आपको एक ही चीज दी है, क्या, W कितना दिया है, 200 जूल इतना दिया है, और आपको उन्होंने क्यू निकालने बोला है। तो हमारा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला है NCP T2 माइनस T1 या फिर TF माइनस TI, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हमें W कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, हमें CP भी पता नहीं, N भी पता नहीं, T2 माइनस T1 भी पता नहीं, तो इसके लिए उन्होंने डाई एटॉमिक गैस बोला है। तो एक बात आप काइनेटिक थ्योरी में सीखे हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आपने सीखा है तो आपको याद होगा कि फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैस, उसके लिए CV क्या होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने निकाला था 5/2R, राइट ना, एंड CP क्या होता है, दैट इज 7/2R, ये निकाला है हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो ये CV इज इक्वल टू 5/2R होता है, CP इज इक्वल टू 7/2R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे W का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है P इंटू V2 माइनस V1, वही हमने क्या लिखा, NR इंटू T2 माइनस T1। तो इससे हमें T2 माइनस T1 का एक नया फॉर्मूला मिलेगा W के फॉर्म में, क्या, T2, क्योंकि हमें W दिया है तो उसको W के फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। T2 माइनस T1, ये NR अगर इधर शिफ्ट किया तो ये हमें मिलेगा W डिवाइड बाय NR। ठीक है, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, देखो Q इज इक्वल टू N इंटू CP इंटू W डिवाइड बाय N इंटू R। तो इसमें ये R, N एंड N कैंसिल होगा, T2 माइनस T1 की जगह पे हमने W डिवाइड बाय NR पुट किया तो R N एंड N कैंसिल होगा, और CP की जगह पे हम लोग 7 डिवाइड बाय 2R डाल सकते हैं। तो हमने CP की जगह पे डाला 7 डिवाइड बाय 2R इंटू ये W एज इट इज रहेगा एंड डिवाइड बाय R एज इट इज रहेगा, तो ये R और R भी कैंसिल होगा। तो अभी आपके पास बस W बचा है, मतलब पूरा इक्वेशन हम W के फॉर्म में लेके आए, तो अभी आप W की वैल्यू डाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या है, 7/2 इंटू W, सो दैट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 200। तो यहाँ पे 100 टू जा 200, सो दैट इज इक्वल टू 700 जूल। ये हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू कितना है, 700 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, अगर आपको W ही दिया है तो उसको उस फॉर्म में कैसे लेके जाए वगैरह वगैरह, ये सभी बातें आप लोग याद रखते जाओ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके बुक में सॉल्व क्वेश्चन है। 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at pressure of 1 megapascal। देखो 1 मोल मतलब n की वैल्यू उन्होंने दी है 1 मोल, उसके बाद प्रेशर P कितना दिया है 1 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, मतलब पहले इनिशियल वॉल्यूम कुछ तो भी रहेगा और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के डबल रहेगा। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक, W उन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन n कितना दिया है 1 मोल, उसके बाद प्रेशर कितना दिया है 1 मेगापास्कल। 1 मेगापास्कल का मतलब होता है 1 इंटू 10⁶ पास्कल, मेगा की वैल्यू 10⁶ होती है। उसके बाद उन्होंने बोला है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करो, 27 + 2 73 डिग्री केल्विन, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। देन फाइनल वॉल्यूम डबल बोला है, मतलब VF इज इक्वल टू 2VI बोला है, राइट। और हमें निकालने बोला है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 2VI माइनस VI। तो 2 में से एक VI गया तो कितना बचेगा, W इज इक्वल टू P इंटू VI। लेकिन हमें VI की वैल्यू पता नहीं है, तो VI पहले हमें निकालना पड़ेगा PN का यूज करके, T का यूज करके। तो PV का फॉर्मूला क्या है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। PVI इज इक्वल टू क्या है nRT। तो यहां से हमें VI मिलेगा, PI VI मिलेगा। तो यहाँ पे VI इज इक्वल टू क्या रहेगा, इस P को इधर शिफ्ट करो तो nRT डिवाइड बाय P डाल दो। n की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू क्या होती है, R इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 8.31। सो इट इज 8.31। T कितना दिया है 300, सो इंटू 300 डिवाइड बाय P कितना दिया है 1 इंटू 10⁶। सो दैट इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 10⁶ ऊपर जाके -6 बनेगा, 1 1 कैंसिल होगा। यहाँ पे 8.31 इंटू 3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻² इंटू ये 10⁻⁻6 बनेगा, ठीक है। तो 2 - 6 कितना बनेगा, दैट इज -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 24.9 आंसर हमें मिलेगा इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ये हमें क्या मिला, VI मिला 24.9, इसको मल्टीप्लाई किया तो, और ये 2 - 6 -4 बनेगा मीटर क्यूब। तो ये हमें VI मिल गया। तो अभी हम लोग VI की वैल्यू डाल के, P तो हमें पता ही है, VI की वैल्यू डाल के हमें वर्क डन मिल जाएगा। सो W इज इक्वल टू P इंटू VI। सो P की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁶ है, इंटू VI कितना है 24.9 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 इंटू 6, सॉरी, तो ये बनेगा 24.9 इंटू 10⁻⁶ -4, 6 - 4 कितना होगा, दैट इज 2। सो दैट इज इक्वल टू 24.9 इंटू 10⁻²। अगर ये पॉइंट मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे 10⁻1 डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब हमें वर्क डन मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये 10⁻³ की जगह पे हम लोग किलो जूल लिख सकते हैं। सो दैट इज, यहाँ पे 9 है, सो ये 4 का 5 बनेगा, मतलब ये 2.5 किलो जूल, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग वर्क डन सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको? तो इसमें एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम इज डबल। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम डबल हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू VI। तो आप हमेशा एक बात याद रखो, जब वॉल्यूम डबल होता है, तो डेल्टा V हमेशा क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जब वॉल्यूम डबल होता है तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम जितना होता है। दिस इज अ फैक्ट, यू शुड लर्न अबाउट दिस, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या,
कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो चेंज इन वॉल्यूम दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अगर डेल्टा V 0 है तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P इंटू डेल्टा V, दैट मीन्स P इंटू DV, P इंटू डेल्टा V या फिर P इंटू DV। ये भी क्या रहेगा? अगर यही 0 है तो वर्क डन भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एम आई क्लियर? इसका मतलब अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या है? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो W अगर 0 है, वर्क डन बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू टोटली क्या रहेगी? इंटरनल एनर्जी रहेगी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा U जो है वो क्या होता है? NCV इंटू डेल्टा T। ये फॉर्मूला है डेल्टा U का। तो अगर हम ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? दैट इज NCV इंटू डेल्टा T। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग किसी सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, वो सिस्टम की अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इसका मतलब ये क्लोज्ड कंटेनर है, ऐसे कंसीडर करो। यहाँ पे पिस्टन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, एक क्लोज्ड कंटेनर रखा है। जितनी भी हीट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जितनी भी हीट अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी हीट क्या कर रही है? इस गैस का, वो सिस्टम का बस टेम्परेचर ही इंक्रीज कर रही है। मतलब सभी हीट क्या कर रही है? इंटरनल एनर्जी डेल्टा U क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ऐसा उसका मीनिंग है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से है? देखो, इसके एग्जाम्पल है हीटिंग अ गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर। एक कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर लो, मतलब क्लोज्ड कंटेनर लो और उसको हीट करो। और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इन अ क्लोज्ड चेम्बर, ये उसके कुछ आइसोकोरिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, उसके बाद देखो इसका पीवी डायग्राम कैसा रहेगा। तो इसका ग्राफ देखो, ग्राफ और हम लोग बोल सकते हैं पीवी डायग्राम। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। तो यहाँ पे आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो, लेकिन वॉल्यूम सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। प्रेशर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कंसिडर करते हैं। चाहे हम लोग प्रेशर 1 करें तो वॉल्यूम सपोज 2 है तो 2 ही रहेगा। प्रेशर 2 करें तो वॉल्यूम 2 ही रहेगा। 3 करें तो भी 2 रहेगा। 4 करें तो भी 2 रहेगा। मतलब यहां से 1 2 3 4 प्रेशर कितना भी हो, लेकिन वॉल्यूम 2 ही है। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरह मिलेगा। कांस्टेंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, रिमेम्बर करने के लिए हमें बहुत कम पॉइंट्स है। डेरिवेशन भी इसका बहुत इजी है। पहला पॉइंट तो इसका यही रहेगा कि डेल्टा V इसमें क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। दिस इज वन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, दूसरा हम बोल सकते हैं अगर इसका डेल्टा V 0 है, इसका मतलब इसका वर्क डन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या है? P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V ही 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। मतलब नो वर्क इज डन हियर, नो वर्क इज डन। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रहेगी, दैट मीन्स डेल्टा Q, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रहेगी वो क्या रहेगी? दैट इज डेल्टा U। सभी हीट किसके लिए अप्लाई होगी? इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए अप्लाई होगी, दैट मीन्स डेल्टा U के लिए अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है मतलब टेम्परेचर 0 रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। डेल्टा T इज नेवर इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो यहाँ पे डेल्टा U एंड Q never equal to 0, only delta V is equal to 0, hence due to that the work done is equal to 0। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। these are the very important points here। okay, डेल्टा T is not equal to 0, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर चेंजेस, ऐसा उसका मीनिंग है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है।
अगर चेंज 0 नहीं है इसका मतलब चेंज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। सिमिलरली अगर ये दोनों 0 नहीं है दैट मीन्स इट चेंजेस, ऐसे उसका मीनिंग है। ओके, मतलब उनको कुछ इनिशियल अलग रहेगा, फाइनल अलग रहेगा, और उसका डायग्राम तो हमने एक्सप्लेन किया ही है। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। देखो हमने क्या क्या देखा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है वो देखा। उसके बाद आइसोथर्मल मतलब जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक मतलब जहाँ आइसोबोरिक जिसमें ये कांस्टेंट होता है क्या, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, एंड देन आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 प्रोसेसेस हमने देखे। अभी उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।